चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। आ जाइए ज़रा सभी लोग, पहले सेशन को लाइव ज्वाइन कर लीजिए, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, ये आप लोगों की पहली क्लास है। और जैसा कि मैंने बाकी सारी जगह पर भी कहीं ना कहीं चिंता इस बारे में सुनी कि सिलेबस बदल गया है ना। तो चलिए एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा नाम है निशित, मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा परेशान करने वाला रहा है, और कहीं ना कहीं बाकी सारे बच्चों के लिए, बाकी सारे बच्चों के मन में भी एक चीज़ ये आई हुई है कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज में नया पैटर्न क्या है, नए पैटर्न के हिसाब से जो जो टॉपिक्स हमें बताए गए हैं उन टॉपिक्स को कैसे कवर करें। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द हाउस कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है बहुत सारे बच्चों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हम लोग ज़रा एग्जामिनेशन पैटर्न पर बात कर लेते हैं। वैसे तो आपको एक जनरल आइडिया होगा ऑब्वियसली इन चीज़ों का, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको एक ओवरव्यू दूंगा जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस एग्जाम में एक्चुअली होना क्या है। स्पेशली हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज यहाँ पर जो प्रीलिम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन, एक जनरल ओवरव्यू से शुरू करते हैं कि आखिर हम करने क्या वाले हैं इन सेशंस में, और मैथ्स को किस तरीके से हम लोग टैकल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहीं ना कहीं वो वीक पॉइंट, वीक एरिया भी रहने वाला है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक दिल में हलचल हड़कंप तो मचा है मार्केट में, है ना। सभी लोग थोड़ा ना थोड़ा चिंतित हैं नए सिलेबस को लेकर, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। कुछ बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सर आप प्लीज़ थोड़ा सा गाइड करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करने से। जैसा कि आप सभी को पता होगा ऑलरेडी कि एग्जाम पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। अब 100 क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल किया गया है या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे कि 100 क्वेश्चन है, और पूरे पूरे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। सिंपली मींस एक क्वेश्चन एक नंबर का है। ठीक है, पहले मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं, क्योंकि मार्किंग स्कीम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर युद्ध के नियम क्या है, तो युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जरा युद्ध के नियम समझ लेते हैं कि युद्ध के नियम क्या है, उसके हिसाब से फिर हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है उस पर बात करेंगे। ठीक, 2 घंटा दिया जाएगा, मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, 1/4 पेनल्टी है। 1/4 का मतलब एक, जो आपको एक क्वेश्चन एक नंबर का है उसका 1/4 पेनल्टी है। पेनल्टी का मतलब नंबर कटेगा उसका गलत करने पर। और साथ ही साथ अगर आपने 5th ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, वो जो अनअटेम्प्टेड वाला पोर्शन होता है ना, कि 4 ऑप्शन तो ऑप्शन है, 5वां है अनअटेम्प्टेड, अगर आपने वो अनअटेम्प्टेड पर सर्कल नहीं किया तो भी आपका वो 1/4 माइनस होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो छोड़ने का मतलब सीधा छोड़ना नहीं होगा, आपको 5th वाले ऑप्शन पर टिक करना पड़ेगा। एंड इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, और मैथ्स में एक्यूरेसी के हाल सभी को पता है ना। चलिए फिर बात करते हैं कि क्या मिलेगा। तो देखो, हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप गलत क्वेश्चन करोगे या कोई अनसर्कल क्वेश्चन छोड़ दोगे, कोई क्वेश्चन आपने अनसर्कल छोड़ दिया, कहने का मतलब आपने कोई क्वेश्चन था जिस पर आपने ए बी सी डी ई एफ मतलब 5 ऑप्शन में कुछ भी टिक नहीं किया, तो फिर वहां पर भी आपको 1/4 का नेगेटिव मिलेगा। तो एक चीज तो समझ में आ गई। अब जिस पहलू पर बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मैं बता देता हूं। कहीं ना कहीं 2 घंटे में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई बच्चा केवल 90 क्वेश्चन ही पढ़ पाया, 90 क्वेश्चन ही बना पाया, और अगर वो आखिरी के 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाया, तो ऑब्वियसली या तो वो आखिरी के 10 क्वेश्चन में फटाफट 5th ऑप्शन पे गोले लगाए, और अगर नहीं लगा पाता है तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं क्या मान के चलिए, और मान के क्या चलिए, होगा ही होगा कि वो उन आखिरी के 10 क्वेश्चन के आपको 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। तो बहुत जरूरी है इस 2 घंटे में पूरा पेपर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है बाकी जो जनरल पेपर होते हैं उनमें शायद ये रूल नहीं होता है, और भी एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पर तो ये होता है कि चलो आपने अगर 90 क्वेश्चन तक ही पढ़ पाए तो 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए। अब क्योंकि 90 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए तो बाकी 10 के ना नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, वो जीरो हो जाता है। बट यहां पर ये दिक्कत रहेगी कि आपको पूरे 100 क्वेश्चन पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का महत्व समझिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस में है, इन 100 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा। उसके पहले सब्जेक्ट जो भी टेस्ट है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। मिनिमम 25%, ये आपका कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ तो अलग निकलेगा।
ठीक है, कट ऑफ अलग निकलेगा। ये मिनिमम 25%, मतलब 25% अगर आपने मार्क्स स्कोर नहीं किए तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया, आप सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो मिनिमम 25 तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर प्री होगा, मेंस होगा, वो तो आप सभी को पता है, इंटरव्यू होगा। प्री में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, जरा उस पर एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो वी नो सर, बट कौन सा टॉपिक, हाँ ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं इस पर भी आता हूं कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहले जरा इस पैटर्न को देख लो, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। जनरल साइंस, करंट अफेयर, करंट अफेयर हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, हिस्ट्री हो गया, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, हरियाणा जीके का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ। तो देखिए यहां पर फिर एक सवाल मन में यह आता है कि सर इसमें आखिर मैथ्स और रीजनिंग का कितना हाथ होने वाला है, और जो मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाएगी क्या वो हमसे बन पाएगी। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझता हूं ये बात कि कुछ लोगों ने सालों से मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया होगा, है ना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों से मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे गिनती समझ में आएगी कि आखिर टोटल ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सालों से मैथ्स नहीं पढ़ा है। जनरल डे टू डे मैथ्स कैलकुलेशन करना अलग चीज होती है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना, वहां पर वो अप्रोच रखना, वो एक अलग चीज होती है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सालों से मैथ्स को हाथ नहीं लगाया, और कितने सालों से नहीं लगाया, अगर अप्रोक्सीमेटली नंबर बता सको तो। बोले सर हो गए 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, तो कितने साल हो गए जरा कमेंट्स में बताओ, उस हिसाब से मुझे पता चलेगा कि घबराहट का स्तर क्या होगा। 9 साल हो गए, बहुत बढ़िया। 3 साल हो गए सर, ग्रेट। 2015 से हाथ नहीं लगाए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। कैट के लिए प्रिपेयर किया था, बहुत बढ़िया, निश्चिंत रहो फिर तो आप मैथ्स और रीजनिंग को लेकर। 2016 से मैथ्स को हाथ नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है ये तो, हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है। 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, 10 साल, 9 साल, 14 साल। मैं एक एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 7-8 साल सबको हो चुके हैं, है ना। एक एवरेज पकड़ लेता हूँ, मोटा मोटा 5 से 7 साल का एवरेज आएगा बीच में, कि 5 से 7 साल से लोगों ने मैथ्स को हाथ नहीं लगाया। और मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ज्यादातर लोग वो होंगे जिनने 10वीं के बाद मैथ्स हाथ नहीं लगाया, है ना। ठीक है, 10th तक लगाया था, उसके बाद अब देखेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। सन 2000 से, क्या बात है, 25 साल से मैथ्स हाथ नहीं लगाया, 2018 से नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, अभी पड़ गई है भाई, आ गई है जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत आ गई है। ठीक है, नो दिस वोंट बी टफ एज कैट, डोंट वरी अबाउट दैट, कैट जितना नहीं होने वाला। अच्छा, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं किसी कारणवश दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर या पीछे जो भी एजेंसी है, आप उसे पीएससी कह लें या जो कुछ भी एजेंसी है, उनका मोटिव क्या है इन सब्जेक्ट्स को पूछने का, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उसके हिसाब से हमें समझ में आएगा कि आखिर मैथ्स किस लेवल का कैसा पूछा जाना है। ठीक है, बेसिक से कराना, बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, जमीन से खोद के निकालेंगे पूरी मैथ्स को, ठीक है, जमीन से भी नहीं, एकदम जमीन से खोद के निकालेंगे मैथ्स को, उसकी भी टेंशन मत लो। तो जरा एक पहले बेसिक समझ लेते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है मैथमेटिक्स और रीजनिंग पूछने का। देखो रीजनिंग पूछने का ऑब्जेक्टिव तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग एबिलिटी, क्योंकि ये आपके काम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होने वाला है। तो रीजनिंग तो नो डाउट आपके काम का एक हिस्सा होने वाला है, चीजों को एनालाइज करना, क्या पॉसिबिलिटीज सही हैं गलत हैं, वो सारी चीजें आपके काम का हिस्सा है, और शायद आप लोग वो बहुत अच्छे से पहले से कई सालों से कर रहे हैं। तो रीजनिंग पूछने का तो सेंस बनता है, नो डाउट। बट जो रीजनिंग आप लोग लगा रहे हैं वो ऑन ग्राउंड है, प्रैक्टिस के ऊपर है। यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बहुत गिने चुने टॉपिक से पूछे जाएंगे। उन टॉपिक्स का अगर आप कंसेप्ट समझ लोगे तो मुझे नहीं लगता रीजनिंग में किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो हाँ, रीजनिंग पूछने का सेंस बनता है। मैथ्स की जहां पर बात आती है तो इनने एक चीज कहा, बेसिक न्यूमेरिसी, ठीक है, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लेवल 10th, 10वीं तक का ही मैथ्स आपसे पूछा जाएगा। तो पहली तो वो डर निकाल दीजिए कि हाय राम क्या 11th 12th का मैथ्स आएगा, नहीं आएगा। 11th 12th का मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स आपसे पूछा जाएगा अप टू क्लास 10th। क्लास 10th तक आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, वही टॉपिक्स आपसे रिपीट किए जाएंगे, वही टॉपिक पूछे जाएंगे। हाँ,
यहां पर हम उन क्वेश्चंस को देखने का नजरिया बदलेंगे, उन क्वेश्चंस को बनाने का नजरिया बदलेंगे। जैसा स्कूल में करते हैं तो ऑब्वियसली उससे नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन पे चलेंगे, बट फिर भी बेसिक्स को लेते हुए ही चलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब यह भी कायदे से मैथ्स का ही एक पार्ट है और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं डेटा इंटरप्रिटेशन से डरते हैं, क्योंकि जिन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन देखा है इससे पहले, वो पाई चार्ट, बार ग्राफ, बहुत लंबे लंबे पैसेज, उनके क्वेश्चंस, वो डेटा एनालाइज करना, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मन में एक डर बना के रखी हुई है। तो चार्ट्स हो या ग्राफ हो या टेबल हो, डेटा सफिशिएंसी हो गया, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर बना कर रखी हुई हैं। और सच बताऊं तो डेटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन इज क्वाइट इजी टॉपिक एक्चुअली, ये ज्यादा आसान लगता है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहां पर डेटा भी गिवन है, आपको सिर्फ बेसिक कुछ सिंपल कैलकुलेशंस करने हैं और अपना काम निकाल लेना है। और यहां पर सिर्फ काम ही निकालना होता है, कोई बहुत ज्यादा लॉजिक भी नहीं होता इनमें। पर हाँ, ये बनाने के लिए भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमको ध्यान देना है एग्जाम में, और कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। देखो, जब से नोटिफिकेशन आए, वी आर कंटिन्यूसली मूविंग ऑन दिस, वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग ऑन दिस। हम लोग कहीं ना कहीं लगे हुए हैं कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। सच्चाई ये है, किसी को नहीं पता, बट फिर भी एक अप्रोक्सीमेशन मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किए हैं। पीएससी जो इसको एग्जाम को कंडक्ट करवा रहा है, मैंने उसके पेपर एनालाइज किए। तो एक थॉरो एनालिसिस के बाद एक बात जो मुझे समझ में आई वो ये आई कि कहीं ना कहीं मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है ऑब्वियसली वो रहेगा, पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब बहुत ज्यादा में कई लोग बोलते हैं सर ज्यादा को कितना ज्यादा बोला जाए और कम को कितना बोला जाए, इसको क्वांटिसाइज कैसे किया जाए। तो देखो, मैं आपको एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूं। 100 क्वेश्चन में से मैक्स टू मैक्स 20 to 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स एंड रीजनिंग से आने हैं। 20 to 25 क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग से आने हैं। ठीक है, इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? बहुत बड़ा कारण है, हरियाणा इज मोर इंपॉर्टेंट इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ जीके। और कहीं ना कहीं जब इन जीके के टॉपिक्स वेटेज आप ध्यान से देखोगे तो अगर सबसे थोड़ा थोड़ा भी आया तो आराम से 70-80 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नो डाउट मैथ्स एंड रीजनिंग का क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अब इन 20 से 25 क्वेश्चंस में हो सकता है 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, या 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, या 12-13 या 13-12, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूं कि यहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हम लोग इसको किस तरीके से देखेंगे। तो देखो, अगर मैं आपको मैथ्स की बात करूं, जैसे मैं आपके लिए यहां पर ये दोनों सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूं। कौन कौन से? मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन भी मैं मैथ्स में ही कर रहा हूं। तो ये जो टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस में लिखे हैं, ये 3 टॉपिक मैं आपके कवर करने वाला हूं सिंगल हैंडेडली। ठीक है, तो आपको मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, और एक बार जब फ्लो बन जाएगा तो प्लीज उसे तोड़िएगा मत। ठीक है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप सही में स्कोर करना चाहते हैं अच्छा, तो आपको मैथ्स एंड रीजनिंग पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर वो कहीं लैग करेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग में करेंगे। क्योंकि जो हाल आपका है 95-98% लोगों का वही हाल है। फैक्ट, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आप जितने लोगों को जानते हैं, आसपास में जो भी लोग हैं, उनसे भी अगर आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं अगर किसी स्टूडेंट ने पर्टिकुलरली किसी और एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की है, ठीक है, जैसे किसी ने कहा सर मैं कैट के लिए पढ़ा था पिछले साल, तो अगर उनने कैट के लिए पढ़ा है तो देन कि हाँ मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट क्या 95% लोगों ने कैट या किसी और एग्जाम की तैयारी की? नहीं, नॉट श्योर ऑन दैट, हम श्योर नहीं कह सकते। तो हाँ, हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का वीक हैंड कहीं ना कहीं मैथ्स एंड रीजनिंग पर होने वाला है, और यही एक पॉइंट है जहां पर आप एक एज भी ले सकते हो। मोर अबाउट रीजनिंग के ऊपर कहीं ना कहीं आप ज्यादा रिलाई भी कर सकते हो। मैथ्स ओके थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, बट लेट्स थोड़ी सी उससे प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बाकियों से आप थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं मैथ्स एंड रीजनिंग में। स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, मैथ्स में हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैंने जो जितना शॉर्ट क्रिस्प एंड क्लियर हो सकता है उतना रखा है। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, 10 तक के टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, परंतु जो प्रीवियस ईयर पेपर्स रहे हैं, जितने जहां जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अगर मैं ध्यान से देखूं
तो नंबर सिस्टम, मिक्सचर, मिक्सचर यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन, रेशियो प्रपोर्शन का ही पार्ट होता है ये, पर मिक्सचर पर क्वेश्चंस मैंने देखे काफी सारे पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने उसको अलग भी रखा हुआ है। तो नंबर हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन और मेंसुरेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ठीक है। मैथ्स इज माई वीकनेस, डोंट वरी, हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। इन सब्जेक्ट्स, इन टॉपिक्स को देख लो, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ठीक, इन टॉपिक्स को हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही बनाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट कि क्या सर बेसिक से होगा कि नहीं होगा। तो इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल बेसिक से ही काम किया जाएगा, बेसिक से ही सारी चीजें समझाई जाएंगी। ठीक, इसके बाद इन टॉपिक्स के बाद हम लोग आते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स पर। रीजनिंग के नंबर ऑफ टॉपिक्स यूं तो ज्यादा हैं, बट काम काफी आसान हो जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जो आप लोगों का काम है उसमें भी कहीं ना कहीं रीजनिंग की एक बहुत काम पड़ता ही रहता है। तो अगर आप मेंटली उतने रीजनेबल आदमी नहीं हो तो ऑब्वियसली फील्ड में टिक भी नहीं पाओगे। और अगर आप लोग ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग मेंटली रीजनेबल आदमी हो और कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड आईक्यू मेंटेन करके रखते हो, या एक एवरेज आईक्यू या उससे थोड़ा सा ज्यादा ही होगा आपका। ठीक है। रीजनिंग पूछने का एक कारण ये भी है कि भैया जिस आदमी को हम काम पे रख रहे हैं उसका आईक्यू एटलीस्ट नॉर्मल तो रहे, या नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा रहे तो बेटर है। तो रीजनिंग पूछने का एक कारण ये भी होता है। तो अब यहाँ पर रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? सीरीज एंड मिसिंग नंबर्स, आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा, 2, 4, 6, 8 के बाद नंबर गायब है, तो वहां पर समझ जाइए अब क्या आएगा। ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो उसकी चाची की, मौसी की, बेटी की, फूफा की, पड़ोसन की सास लगती है तो उसका उससे क्या रिलेशन होगा, या एक आदमी ने दूसरे आदमी को देखकर कुछ तो कह दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे हुए हैं। या ए बी का चाचा है, बी सी का मामा है, डी का बेटा डी है, ई का बेटा एफ है। इस तरीके से एक पूरा फैमिली ट्री बनता है, एक फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल, बट फिर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेटेज है और यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने जरूर मिल सकता है। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। क्लॉक सिलॉजिज्म से भी काफी क्वेश्चंस देखने मिले हुए हैं। रैंकिंग, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड कंक्लूजन, अरेंजमेंट एंड पजल, स्टेटमेंट अजम्पशन रिपीट हो गया, क्यूब एंड डाइस, फिगर काउंटिंग, वेन डायग्राम, मिरर वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, एम्बेडेड इमेज। ये जो टॉपिक्स हैं ये इमेज बेस्ड हैं और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपको पहले से पता होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सिलेबस तो समझ में आ गया होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स का आपने सिर्फ नाम ही सुना हो या पहली बार नाम सुना हो। तो अगर आपने सिर्फ नाम ही सुना और पहली बार ही नाम सुना है तो डोंट वरी, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि उनसे जिनने पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुका है, क्योंकि पढ़े लिखों को पढ़ाना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, ठीक है। पीडब्ल्यूबीडी नोटिफिकेशन में मेंशन है। प्रिया, आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता क्योंकि जब से नोटिफिकेशन आया वी आर प्रिटी मच इनटू द सिलेबस पार्ट ओनली। बट अगर आपका ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास तक मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस और ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस देखने में लंबा लग रहा है पर है आसान। मैथ्स का सिलेबस का तो खैर आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से कि क्या दिक्कतें हैं मैथ्स के सिलेबस के साथ। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और शुरुआत हम लोग करेंगे हमेशा मुश्किल काम से, मैथमेटिक्स से। तो हम लोग मैथमेटिक्स से यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आएंगी चीज़ें। बस आप इतना समझ कर चलिएगा कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, अगर कोई बच्चा कभी अपने जीवन में असफल हुआ है, फेल हुआ है, या कोई आदमी सफल हुआ है, तो उसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, कई बार होता है कि लोग पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, बट जब वो बिजनेस करते हैं तो कंसिस्टेंट हो जाते हैं। तो ये कभी ना कभी आपके थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं उसमें आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है और अपने आप उसमें आप ज़्यादा अच्छा करते हैं। फिर आप क्या कहते हैं कि सर मेरा उसमें इंटरेस्ट था इसलिए मैं उसमें ज़्यादा अच्छा किया। हाँ,
आपका इंटरेस्ट था इसलिए आप उसमें कंसिस्टेंट रहे। अगर कोई खराब चीज पर भी आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आज नहीं तो कल वो चीज अच्छी हो जाएगी। तो मेक श्योर कंसिस्टेंसी इज द की। आपको अगर पहली क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वादा है आपसे, 4 दिन क्लास में बैठो, सारी चीजें समझ में आने लगेगी, क्योंकि इट्स अ लूप। ठीक है, मैथमेटिक्स बोल लो या सारी चीजें बोल लो, इट्स अ लूप। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। मैं शुरुआत यहां से करूंगा, जैसे मान लो मैंने नंबर सिस्टम से शुरू किया। ठीक, अब नंबर सिस्टम्स में जो बेसिक्स पढ़ाऊंगा मैं, जो भी कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, वही सारे कंसेप्ट्स मिक्सचर में लगेंगे। रेशियो पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, यही सारे कंसेप्ट्स आगे प्रॉफिट एंड लॉस में लगेंगे, यही सारे कंसेप्ट्स एवरेज में लगेंगे, यही कंसेप्ट सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन। तो यही सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, कौन कौन से बेसिक चैप्टर्स हैं, सबसे पहले बेसिक चैप्टर्स पर बात कर लेता हूं। ये जो मैंने इधर लिख रखे हैं, ये सारे के सारे बेसिक चैप्टर्स कहलाते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन एंड एलसीएम एचसीएफ। ये वो चैप्टर्स हैं जिनके बिना गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो बोलते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए बेसिक जरूरतें क्या है, रोटी कपड़ा मकान, है ना। इसके बाद जो भी मिले वो लग्जरी हैं। ठीक, तो रोटी कपड़ा मकान, अब मकान को महल बना लो तो वो लग्जरी है ना। रोटी खाने की जगह पिज्जा खा रहे हो तो वो लग्जरी है, कपड़े की जगह गुची का कपड़ा पहन रहे हो तो वो लग्जरी है। बट लग्जरी बाद में आता है, पहले बेसिक जरूरतें आती है। तो पहले हम लोग अपना बेसिक्स ठीक करेंगे, नंबर सिस्टम समझेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज। और जब हम लोग के ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो अपने आप जो टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक्स का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, अपने आप में वो एक टॉपिक है, पर उस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं बार बार परसेंटेज का यूज होगा, रेशियो प्रपोर्शन का यूज होगा। तो एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पर उस पर बाकी सारे टॉपिक्स एप्लीकेबल होंगे। अब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ोगे तो पूरे मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन का तो काम पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे कुछ भी उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, बिना सिंप्लीफिकेशन के काम हो ही नहीं सकता। मैथमेटिक्स का मतलब ही क्या हो गया, सिंप्लीफाई करो। तो अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं बनेगा तो बाकी कंसेप्ट्स कितने ही अच्छे हो, पर अगर आप इक्वेशन या नंबर्स को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, सिंप्लीफाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो आंसर कहां से निकाल लोगे। तो बेसिक्स पर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, और उन बेसिक्स पर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम से। अब नंबर सिस्टम से हम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं, क्या क्या प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्वेश्चंस की बात थोड़ी देर बात करेंगे। पहले जरा बेसिक्स पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, किसी से भी दोस्ती करनी हो तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, उसका नाम जानना, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि बिना नाम जाने किसी से दोस्ती हो जाए, रेयर ही कभी होता होगा। तो अगर आप मैथ से दोस्ती करना चाहते हैं, यानी आप नंबर से दोस्ती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनको नाम जान लीजिए। ठीक है। ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द मैथ सिलेबस। कितने में करवाना है बता दो। देखो, मेरा कुछ नहीं है, मैं हफ्ते में भी करवा सकता हूं, और मैं इसको 1 महीना भी खींच सकता हूं, और मैं 2 महीना भी खींच सकता हूं। सो इट्स नॉट अबाउट कि कितना समय लगेगा, इट्स अबाउट कि आप कितने पानी में हो, आप कैसे चीज़ों को ग्रैब कर रहे हो। अगर मुझे लगा कि चीज़ें ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल हो रही हैं तो आई विल मेक इट स्लो, और मुझे लगा कि जहां पर चीज़ें अब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पाँव भी दबा देंगे। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आपको समझ में कितना आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी सिलेबस कंप्लीट करना कभी नहीं रही और ना होगी। प्रायोरिटी होगी आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इट विल टेक टाइम, एंड जितना टाइम लगेगा हम देंगे उसको। ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो जैसा कि मैंने कहा, शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से, और नंबर सिस्टम्स में हमने क्या पढ़ना है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले जानना जरूरी है कि नाम क्या है ना। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और नंबर्स में क्या क्या होता है, कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है, वो बाद में, पहले नंबर्स का नाम जान लेते हैं। देखो, नंबर्स के नाम पर पहले आते हैं तो सबसे पहले हमको 2 प्रकार के नंबर्स दिखते हैं। अच्छा, क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी जान लो। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स आर दोज नंबर्स दोज आर इमेजिनरी, हमारे सिलेबस में है भी नहीं। अगर किसी ने मैथ साइंस ली है 11th में तो उसको आई थिंक आयोटा का कंसेप्ट पता होगा, √-1। अगर ये कहीं दिख जाए छोड़ देना, पहली बात तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 11th में आया था और हमको 10th तक की मैथ्स पढ़नी है।
तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं वो दो मेजर सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। हम लोग रियल वर्ल्ड में रहते हैं, रियल खाना खाते हैं, रियल सांस लेते हैं, तो रियल नंबर्स पर डील करेंगे। अब रियल नंबर्स के बाद इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ देना, जहां पर भी कभी भी आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव दिखाई दे छोड़ देना, या तो आपने गलती की है या वो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है। फिर आते हैं हम लोग बात करने की आखिर रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत लंबा सेशन नहीं लूंगा आज का मैं, छोटा सेशन रहेगा, एक जनरल इंट्रोडक्शन के हिसाब से सेशन रहेगा। कल से अपन प्रॉपर मुद्दे पर आ जाएंगे। ठीक है चलो, तो जैसा कि मैंने कहा रियल नंबर्स, अब रियल नंबर्स में दो प्रकार के नंबर्स आते हैं, नाम आप सभी ने कभी ना कभी सुने होंगे, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इररेशनल, व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इररेशनल। आओ आपके याददाश्त की परीक्षा ली जाए। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब मुझे पता है हो गए हैं लोगों को 7-8 साल 10 साल, पर ये ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि जो मुझे लगता है कि बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं घर करके बैठे रहते हैं, क्योंकि 10वीं के कांड सारे याद होंगे, सिलेबस पूछूंगा तो भूल चुके होंगे, है ना। 8वीं क्लास में कौन सा कांड हुआ था, किसने किसको मारा था, किसका किससे झगड़ा था, सब याद होगा। सिलेबस पूछूंगा तो भूल चुके होंगे। कि बताना जरा, 8वीं क्लास में मैथ्स के पहले 3 चैप्टर किसी को याद नहीं है। ठीक है, किसी को याद नहीं है, तो आई अंडरस्टैंड दैट, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक छोटा सा क्या बोलना चाहिए आपसे, मैं एक जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन लेना चाह रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कुछ लोगों को याद है। जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके या जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सके, ऐसा समझते हैं। जिसे फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन समझते हैं ना, भिन्न, 1/2, 2/3, 5/7 ऐसे करके फ्रैक्शन में लिखा जा सके, दोज आर रैशनल। और जिन्हें हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें, दोज आर इररेशनल नंबर्स। प्रीटी मच इजी है ना। अब ये क्या होता है, पहली बात तो बोले सर ये तो डेफिनेशन हो गई, इसमें समझ में कुछ बहुत ज्यादा आया नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब भी आप किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखते हो, 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, मैं 3 एग्जांपल से आपको पूरा सिनेरियो क्लियर कर देता हूं। ये 3 नंबर्स हैं, 1/2, 1/3, 1/4। 1/2 इज 0.5, 1/3 is 0.33333 up to infinite, and 1/4 is 0.25. आई थिंक इतना बेसिक कैलकुलेशन सभी को पता होता है, ठीक है। एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, मैथ्स के ज्ञानियों सुन लो पहले, सुनो। 1/2 is 0.5, 1/3 is 0.3333, 1/4 is 0.25। इज दिस क्लियर? ये वाला बेसिक सबको पता है कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है। मैं यहां पर आपको 2 चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। पहला है टर्मिनेशन एंड दूसरा है रिपीटेशन। जब भी आप किसी संख्या को दूसरी संख्या से डिवाइड करते हो तो आपके सामने से 2 ही ऑप्शन आ सकते हैं। क्या? पहला, या तो वो नंबर डिवाइड होकर, मतलब डिवाइड होने के बाद या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या वो रिपीट होगा। टर्मिनेट होने का मतलब ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। दिस इज टर्मिनेशन। 1/2 इज 0.5, दैट्स इट, बात खत्म। 0.5 के आगे कुछ नहीं आता। 1/4 इज 0.25, दैट्स इट, बात खत्म, इसके आगे कुछ नहीं आएगा। दिस इज टर्मिनेशन। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। एक डेसिमल के बाद, एक फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल्स के बाद वो खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और एक होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या होता है, ऐसे डेसिमल्स रिपीट होने लगते हैं। 0.333333 कहां तक जा रहा है, वो इन्फिनिट तक जा रहा है। ये रिपीटेशन रुक ही नहीं रहा है, इसीलिए इसे रिपीटेशन कहा जाता है। अगर ये इतने के बाद रुक जाता 2 या 3 डेसिमल के बाद, तो फिर मैं इसे टर्मिनेशन में गिनने लगता। तो जब भी आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो या तो आपको रिपीटेशन का पैटर्न दिखाई देगा या टर्मिनेशन का। कोई कहेगा कि सर 2/1 भी तो एक फ्रैक्शन है, तो हाँ, 2/1 में 2 आता है और 2 टर्मिनेट हो गया, बात खत्म, 2 के आगे कुछ नहीं है, दैट इज टर्मिनेशन। तो जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में डेसिमल आए। अगर कोई कह रहा है कि 25/5, सर ये भी तो फ्रैक्शन है, बिल्कुल है, इसको डिवाइड करने पर 5 आता है और 5 के आगे कुछ नहीं आता है, नथिंग इन डेसिमल, तो हम कहेंगे ये भी टर्मिनेशन है, ये भी टर्मिनेशन है, तो ये दोनों भी टर्मिनेशन ही कहलाएंगे। तो ये भी टर्मिनेशन, ये भी टर्मिनेशन, ये भी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब समझ गए ना, कि जहां पर एक समय के बाद नंबर आके कैलकुलेशन खत्म हो जाए, रुक जाए, दैट इज टर्मिनेशन। रिपीटेशन का मतलब नंबर्स रिपीट होते रहे। तो जो फ्रैक्शंस
या फ्रैक्शन हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी देंगे आपको कि या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या वो रिपीट हो जाएंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो ना तो रिपीट हो रहा हो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, ना तो रिपीट हो रहा हो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, ऐसे नंबर को इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। और क्योंकि सभी फ्रैक्शंस या तो टर्मिनेट होते हैं या रिपीट होते हैं तो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। और जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इन्हें ही हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, √2, √3, √5, वेयर इज √4? √4 के साथ क्या दिक्कत हो गई? मैंने √4 क्यों नहीं लिखा? अगर बेसिक मैथमेटिक्स सबको पता है तो √4 का मतलब बेसिकली कितना होता है? √4 इज बेसिकली 2। टर्मिनेट हो गया है ना, वो टर्मिनेट हो गया तो वो कैसा नंबर कहलाएगा? वो कहलाएगा रैशनल नंबर। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब ठीक है, ये तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा ना ये टर्मिनेटिंग ना ये रिपीटिंग, ये क्या है? ये √2 समझ में ही नहीं आ रहा। किसी ने √2 की एक्चुअल वैल्यू देखी है आज तक? किसी ने देखी है? नहीं देखी? दिखाऊं? बोलो, है हिम्मत देखने की √2 की एक्चुअल वैल्यू? आओ दिखाता हूं, आओ दिखाता हूं √2 की एक्चुअल वैल्यू आपको। वैल्यू ऑफ √2 अप टू 1000 डेसिमल प्लेसेस। ये AI जनरेटेड छोड़ो, ये पढ़ने में आ रहा है, नासा की वेबसाइट है, नासा की वेबसाइट पर मैंने क्लिक किया है और ये है √2 की वैल्यू। अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसको। 1.414 और उसके बाद ये डेसिमल के बाद नंबर खिंचता गया है। 1.414 के बाद वो नंबर चलता ही जा रहा है। आपको लग रहा है इतने के बाद रुका है? नहीं नहीं भैया, होश में आइए, ये नंबर चलता ही जा रहा है। डेसिमल के बाद ये नंबर कभी रुका ही नहीं। और रुका नहीं का मतलब लिटरली नहीं रुका, ना इसमें कोई रिपीटेशन का पैटर्न है ना इसमें कोई टर्मिनेशन हो रहा है कि 1 डेसिमल, 1000 डेसिमल, 2000 डेसिमल, 10 लाख डेसिमल के बाद भी ये नहीं रुका है। ये किसी ना किसी नंबर को दे रहा है और वो रैंडम नंबर है, कोई उनमें पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। पैटर्न होता तो मैं रिपीटेशन में डाल देता उसको, कोई रिपीटेशन नहीं आ रहा है। साइंटिस्ट कहां तक निकाले हैं भैया? 10 लाख डिजिट तक निकाल कर बैठ चुके हैं और उसके बाद हाथ जोड़ लिया, बोले कोई मतलब तो है नहीं, ये रुकने से रहा और हमारा टाइम बड़ा कीमती है, तो बोले दूसरी जगह दिमाग लगाओ। तो वो निकल गया दूसरी जगह दिमाग लगाने। तो अब मेरे ख्याल से आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि क्यों ये जो प्यारा सा √2 दिखता है इसको आप इर्रेशनल बोलते हो। ये दिखता है इतना सा है, अंदर इसके एक्चुअल जो वैल्यू है ना वो बहुत खतरनाक है। सेम गोज विद √3, √5, इनके अंदर जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना वो थोड़े से बच जाते हैं। कैसे? √5 के बाद √6 भी इर्रेशनल है, √7 भी इर्रेशनल है, √8 भी इर्रेशनल है, पर √9 जो है वो इर्रेशनल नहीं है। तो बेसिकली √9 का वैल्यू होता है 3। अच्छा, ये सबको पता है ना कि अगर आप किसी स्क्वायर नंबर को अंडर रूट के अंदर रखते हो तो वो बाहर आ जाता है, ऐसा थोड़ा बहुत बेसिक्स इतना वाला सबको पता है। तो √9 अगेन क्योंकि नंबर टर्मिनेट हो गया है या इसकी वैल्यू टर्मिनेट हो गई है तो ये नंबर क्या हो जाता है? ये नंबर रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर रखने वाला कोई भी स्क्वायर नंबर जो होगा, √9 के बाद क्या आएगा? √16, √25, ठीक है, स्क्वायर्स याद है ना, √36, ये सारे के सारे नंबर एक्चुअली रैशनल नंबर में काउंट होंगे, इर्रेशनल में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो अब आपने रैशनल इर्रेशनल समझ ही लिया है तो 2-3 नाम और सुन ही लो। ठीक है, 2-3 नाम और सुन लो ताकि थोड़ा सा आदमी को मन की संतुष्टि में ये 2-3 नाम और जान ले। ये कब काम आएंगे, कहाँ काम आएंगे मैं भी नहीं जानता, पर काम तो आएंगे, कभी भी बीच में काम आ सकते हैं। कौन कौन से हैं वो नाम? तो जैसे हमने सबसे पहले सुनना है इंटीजर,
इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक, और एक नंबर होता है फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न, फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, एंड दिस कुड बी इन नेगेटिव ऑल्सो। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट। तो अप टू नेगेटिव इन्फिनाइट एंड पॉजिटिव इन्फिनाइट, ये सभी नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, ठीक है। 5, 6, 10, 15, 20 ये सब इंटीजर्स हैं, पूरे पूरे नंबर हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख पाओ, है ना, p/q। तो बेसिकली 1/2, 4/7, 3/5, ये सारे नंबर फ्रैक्शन कहलाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। इंटीजर के बाद अगला नाम है होल नंबर और नेचुरल नंबर। इनका भी नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज नेचुरल नंबर? अब होल नंबर में बेसिकली 0, 1, 2, 3 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है एंड पॉजिटिव नंबर्स में अप टू इन्फिनाइट जाता है। नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1, 2, 3, 4 से होती है और ये भी इन्फिनाइट तक जाता है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है कि होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। क्लियर, कोई दिक्कत? बहुत सही। फिर आते हैं कुछ और नाम जिनको हम सब पहले से जानते हैं, जैसे इवन नंबर, है ना, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये नंबर्स। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इससे परिचित हैं, पहले भी कभी ना कभी आपने इन नंबर्स के बारे में देखा है, सुना है, और आज भी भूले तो नहीं होंगे एटलीस्ट इवन और ऑड को। तो इवन नंबर्स का मतलब सभी लोग जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स आर व्हाट, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। बेसिकली हम लोग ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को एक जनरल फॉर्मूले के अंदर भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इवन नंबर्स को कभी भी आपको लिखना हो तो आप कह सकते हो 2n। ये क्या है, दिस इज nth टर्म ऑफ इवन नंबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला इवन नंबर कौन सा है, 2, दूसरा इवन नंबर कौन सा है, 4, तीसरा इवन नंबर कौन सा है, 6, चौथा इवन नंबर कौन सा है, 8, पांचवा इवन नंबर कौन सा है, 10। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ 50वां इवन नंबर क्या होगा, 50वां इवन नंबर क्या होगा, इसमें तो कोई महान काम नहीं है ना। 50वां इवन नंबर, भाई अगर पहला इवन नंबर 2 है, फिर दूसरा 4 है, तीसरा 6 है, चौथा 8 है, पांचवा 10 है, तो 50वां निकालने के लिए 2 × 50 कर देना, 100 आ जाएगा। सिंपल, बहुत कठिन तो नहीं है ना। तो चलो ये हो गया इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, जब हम 2n-1 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर मुझे nth ऑड नंबर निकालना है तो 2n-1 करना पड़ेगा। अब ये जो 2n-1, बोले सर ये क्या है, ये कहां से आ गया? तो ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न पकड़ में आएगा आपको कि पहला इवन नंबर और पहले ऑड नंबर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। दूसरे इवन नंबर और दूसरे ऑड में नंबर में भी बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तीसरा इवन नंबर, तीसरा ऑड नंबर, चौथा इवन नंबर, चौथा ऑड नंबर, पांचवा इवन नंबर निकालोगे 11 आएगा, छठवा इवन नंबर निकालोगे, सॉरी पांचवा 9 आएगा, छठवा 11 आएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक पैटर्न नोटिस होगा कि इवन नंबर में अगर आप 1 माइनस कर दोगे तो आपको अपने आप ऑड नंबर मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ 50वीं ऑड नंबर क्या है, 50वीं ऑड संख्या, विषम संख्या क्या है, 50th ऑड नंबर, 50वीं विषम संख्या, तो पहले 50वीं सम संख्या निकाल लेना, उसमें 1 कम कर लेना। 50वीं सम संख्या क्या हो जाएगी, 100, 100 में 1 कम कर लेना, तो 50th 50वां ऑड नंबर ये क्या होगा, ये हो जाएगा 99। फॉर्मूला क्या लगेगा, 2n-1, जिसमें n की वैल्यू आपको 50 रखनी है। बहुत बढ़िया।
ठीक है, प्राइम नंबर, बहुत सुंदर। चलो आ जाओ, इवन ऑड समझ में आ गया तो जरा प्राइम और कंपोजिट पर बात कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल भाषा में प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन देता हूं। वो नंबर्स जो केवल खुद से और वन से, बेसिकली वन से तो हर नंबर डिवाइड होता है, तो वो नंबर जो वन से और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। इन शॉर्ट, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। अब ये जो नाम आया फैक्टर, यही होता है, यही होता है। 1 2 3 5, हाँ हाँ हाँ, गलती कर दी गुरु, गलती कर दी। सुनो, ओ गुरु, गलती तो तुमने कर दी है। ध्यान से सुनो, प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन ये है ही नहीं। प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन है अ नंबर विच हैज एन ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हों, जिसमें दो फैक्टर में पहला वन हो और दूसरा वो खुद हो। अब ये फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज दिस फैक्टर? पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू, ओनली टू। ठीक है, शुरुआत करते हैं। वन, आपने कहा कि वन तो सर वन से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। वन के नंबर ऑफ फैक्टर्स वन हुए कि टू हुए? वन के कितने फैक्टर्स है? वन कितने नंबरों से डिवाइड होता है? सिर्फ वन से डिवाइड होता है, तो वन का एक ही फैक्टर है। और मैंने क्या कहा? प्राइम नंबर वो नंबर है जिनके केवल दो फैक्टर हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? टू। एंड दिस इज इकलौता इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर है। बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट ही होंगे। ये सबसे छोटा इवन नंबर भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, और इकलौता इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दो है, फिर आता है तीन, फिर आता है पांच, फिर आता है सात, फिर आता है 11, फिर आता है 13। ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ वन से और खुद से डिवाइड होते हैं, यानी इन नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ कंपोजिट नंबर क्या होंगे? ध्यान से सुनना, डेफिनेशन मजेदार है। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, बोरिंग लग रहा होगा ना कई लोगों को अभी, बोले अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, यही छोड़ के तो 10वीं में 11वीं से भागे थे हम। क्या करें भैया, जिस चीज से भागोगे ना वही सबसे ज्यादा पीछा करेगी, तो भागना बंद कर दो, वो पीछे आना छोड़ देगी। चलो, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी जो वन से और खुद से डिवाइड होने के अलावा भी किसी से डिवाइड होते हो। सबसे पहला नंबर आएगा 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। किसी के दिमाग में आएगा सर वन कहां गया? बताता हूं थोड़ी देर में। 4 के बाद अगला आता है 6, 6 के बाद आता है 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 गया 12, फिर 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मेरा आपसे अगला सवाल, वन कहां गया? तो याद रखना हमेशा, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ना तो उसके दो फैक्टर हैं ना दो फैक्टर से ज्यादा है। इस कारण बेचारा वन को दोनों ही बिरादरी से भगा दिया गया है। तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कुछ बचपन का पढ़ा हुआ याद आ रहा है? हाँ सर, ऐसा किसी किताब में लिखा था, टीचर ने जोर जोर के बोल के सुनाया था, समझाया था, पढ़ाया था कुछ, है ना? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ये वही है। अब जरा बात करते हैं कि हमने जो इतना कुछ पढ़ा इसका क्या कोई काम है? एक्चुअली जब हम आगे अभी नंबर्स के बारे में जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि कई बार क्वेश्चंस में इन नंबर्स का या इन कैटेगरीज का यूज किया जाता है ना? जैसे आप लॉ तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है ना? तो देखने पर ऐसा लगता है कि किसी भी बुक में इंडेक्स और एनेक्चर का क्या ही काम है, लगता है ना?
मतलब किताब पढ़ो, क्या इंडेक्स और एनेक्सर देख रहे हो, बट एक्चुअल जो किताब का कंटेंट है उसका पूरा ग्लांस कहीं ना कहीं इंडेक्स में होता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। और एनेक्सर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो भी चीज़ें अंदर किताब में मेंशन होती है उसका रेफरेंस कहीं ना कहीं एनेक्सर्स होते हैं, वहाँ पर एनेक्सर्स का रेफरेंस दिया जाता है या रीडायरेक्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपका इंडेक्स और एनेक्सर्स जैसा ही काम करते हैं। ठीक, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो अगर उसने बोल दिया कि मेरे पास n एक नंबर है जो कंपोजिट नंबर है, अब ले सर पकड़ के बैठ गए, कंपोजिट ही नंबर नहीं पता, क्या कर लोगे, कहाँ से कर लोगे कैलकुलेशन जब कंपोजिट ही नंबर नहीं पता होगा तो बहुत ज़रूरी है इनके एटलीस्ट नाम जानना, इनसे थोड़ी सी जान पहचान होना। अब हम लोग आते हैं ज़रा फ्रैक्शंस नंबर्स के ऊपर, ये नंबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। देखो, हम जिस नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या इसके अलावा और भी कोई नंबर सिस्टम होता है? हाँ, आपने शायद नाम भी सुना होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिस पर सारी कंप्यूटर कोडिंग्स प्रोग्रामिंग चलती है ना। 0 and 1 वाला जो पूरा सीक्वेंस सीरीज लिखा जाता है उसको बाइनरी बोलते हैं। क्या हम बाइनरी पढ़ते हैं? नहीं भैया, हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल ही क्यों कहा जाता है? डेसिमल इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जितने भी नंबर बने हैं वो 10 डिजिट्स से मिलकर बने हैं। कौन कौन से हैं वो 10 डिजिट्स? डेसी का रूट वर्ड, डेसी इज रूट फॉर 10, ठीक है। ये हैं वो 10 डिजिट्स जिनसे मिलकर सारे के सारे नंबर बने हैं, और इन्हीं 10 नंबर का प्रयोग करने के कारण हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जब भी कोई आप नंबर लिखते हो तो उस नंबर्स में जो डिजिट्स यूज हुए हैं उन डिजिट्स की पोजीशन के हिसाब से आप उन्हें 1, 10, 100, 1000 ऐसा करके बोलते हो ना। बचपन में याद आ रहा है ना कि अगर मान लो मैंने लिख दिया 213, तो बोले यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। टेंस क्या है? 1 है। 1000 पर कौन है? 2 है। फिर मान लो मैंने यहाँ और 4 लिख दिया तो 1000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके अपन बोलते हैं ना। हाँ। तो ये जो डिजिट्स हैं ये कहाँ पर प्लेस हैं उसका कहीं ना कहीं काफी मायने होता है। ठीक। अब एक नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं इन डिजिट्स के दो प्रकार की वैल्यूज होती हैं। एक वैल्यू को कहा जाता है प्लेस वैल्यू और एक वैल्यू को कहा जाता है फेस वैल्यू, ठीक है। एक वैल्यू को कहा जाता है प्लेस वैल्यू और एक को कहा जाता है फेस वैल्यू। तो हर नंबर की दो वैल्यूज हैं। अब जैसे सपोज मैं आपसे पूछूं यहां पर दो, जो डिजिट 2 है, इस डिजिट 2 की प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है? तो जैसे घर में और घर के बाहर इज्जत होती है ना, घर के अंदर फेस वैल्यू, घर के बाहर प्लेस वैल्यू। घर के बाहर आप कौन हो किसी को मतलब नहीं, आप किस ओहदे पर हो लोगों वो मतलब होता है ना। कल को तुम सरकारी वकील बन भी जाओ तो सरकारी वकील घर के बाहर हो, घर के अंदर कुछ नहीं होता। मान लो तुम मम्मी से पूछो, मम्मी आज खाने में क्या बना है? मम्मी ने बोल दी भिंडी की सब्जी बनी है। अब तुमने बोल दिया मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, मम्मी क्या बोलेगी? बोले सुन रहे, वकील होगा घर के बाहर, घर के अंदर जो बना है खाना पड़ेगा। तो घर के अंदर होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपने जो घर में शुरू से अपनी इज्जत बनाई है या बिगाड़ी है उस हिसाब से घर के अंदर इज्जत मिलती है। डिपेंड करता है किसके कितने कांड पकड़ाए हैं। ठीक है। तो आपकी जो घर के अंदर की इज्जत है दैट इज योर फेस वैल्यू, वो चेंज नहीं होती। तो जैसे 2 है तो 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, 1 की फेस वैल्यू 1 रहेगी, 4 की फेस वैल्यू 4 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। पर प्लेस वैल्यू चेंज की जा सकती है ना। आप अभी कुछ और हो, एग्जाम के बाद कुछ और हो जाओगे, कभी मजिस्ट्रेट या क्या बोलना चाहिए जज का पेपर दोगे वो निकल जाएगा तो कुछ और प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो आप किस ओहदे पर रहोगे वो आपकी प्लेस वैल्यू डिसाइड होगी। तो जैसे दो, दो कहां पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 पर है, 100 प्लेस पर। तो 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो 200 है, याद रखना। बोले सर वो तो 100 प्लेस पर थी। हाँ तो 100 प्लेस पर भी थी तो दो दो भी तो था। अच्छा, इसको अगर आप इंग्लिश में बोलते हो ना तो कैसे बोलते हो? इंग्लिश में अगर आप इसे बोलते हो तो आप ऐसे बोलते हो कि 4213, ऐसे ही बोलते हो ना।
तो एक बेसिकली ये उसने आपको प्लेस वैल्यू ही दे दी। 3 की प्लेस वैल्यू 3 है, 1 की प्लेस वैल्यू 10 है, 2 की प्लेस वैल्यू 200 है, 4 की प्लेस वैल्यू 4000 है। दिस इज योर प्लेस वैल्यूज। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू। कई बार क्वेश्चन इतना सिंपल भी पूछता है कि एक नंबर दे देगा, बोलेगा इस नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। जैसे यही नंबर में देकर बोलेगा 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। चलो बात खत्म करते हैं। तो 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालने जाओगे तो आंसर कितना मिलेगा? 198। बस कभी कभी क्वेश्चन सही में इतने आसान होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं वो हैं कठिन चीजें, जिन चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं वो है आसान चीजें। और एग्जाम पर सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने कठिन क्वेश्चन बनाए। एग्जाम इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने क्वेश्चन बनाए। वो कठिन थे या आसान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई किसी ने अगर मान लो 100 क्वेश्चन थे, 100 में से 10 कठिन थे, 90 आसान थे। किसी ने 10 क्वेश्चन बनाया कठिन वाले, किसी ने 90 क्वेश्चन बनाए आसान वाले, सिलेक्शन किसका होगा? डजंट मैटर ना, आपने कठिन वाले बनाए आसान वाले बनाए। तो क्यों ना फोकस आसान वालों पर रखा जाए। भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा चाहिए कि कठिन वाले क्वेश्चन बनाने हैं? ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाने, है ना। तो हमारा पहला टारगेट वही होगा कि जो आसानी से किया जा सकता है पहले उसे अचीव कर लें। जो आसानी से अचीव किया जा सकता है पहले वो अचीव कर लें, बाद में फिर एलिफेंट इन द हाउस को बाद में एड्रेस कर लेंगे। ठीक तो पहले पूंछ निकल सकती है तो पहले पूंछ तो निकालो, हाथी बाद में देखेंगे। ठीक, चलो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की चीजें जैसा कि मैंने कहा था कि आज की क्लास हम लोग थोड़ी छोटी ज़रूर रख रहे हैं, क्योंकि कल से हमको आकर प्रॉपर अपना जो टॉपिक है, सेशन है, उसको उस तरीके से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर रेस्ट करना चाहूँगा, यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगा। आज हमने बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट एक नंबर का बेसिक ज़रूर पढ़ा है ना। नंबर का बेसिक ज़रूर पढ़ा है। नंबर्स क्या कहलाते हैं, क्या उन्हें कहा जाता है, और किस तरीके से नंबर्स फ्रेम होते हैं, बनते कैसे हैं। क्या वंस प्लेस होता है, क्या टेंस, 100, 1000 प्लेसेस होते हैं। नंबर्स जब बनेंगे तो उनकी 1 प्लेस पर कौन है, 10 प्लेस पर कौन है, क्या उनकी प्लेस वैल्यू है, क्या फेस वैल्यू है। तो आज हमने कुछ एक 2-4 बेसिक से कंसेप्ट सीखे हैं, और ज़्यादा टाइम हमने इस बात पर दिया कि भैया आखिर पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। दूसरी बात, जिन बच्चों को डर लग रहा है, पहली बात तो डरना छोड़ दो। ठीक, क्योंकि जब अपन सेशंस में होंगे तब मैं आगे आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि आप खुद बोलोगे कि सर इतना कठिन भी नहीं था जितना दूर से लग रहा था। ठीक, तो काम आसान ही है, बस आपको थोड़ा सा ये समझ के चलना है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे हमने आज शुरू किया, अब आज हो सकता है कि किसी को कोई बात नहीं समझ में आई होगी, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, जब भी मैं किसी टॉपिक को वाइंड अप करता हूं तो उसके पहले मैं ज़रूर पूछता हूं कि क्या यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है। अगर है तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पर मुझे टोकें कि सर ये वाली बात नहीं समझ में आई, सो दैट आई कैन रिपीट। ठीक, बट वो मैं पूछूंगा, डोंट वरी। ठीक सर कंपोजिट नंबर फिर से बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के कोई डाउट, और कंसिस्टेंसी इज द की। जैसे मैंने कहा, आज जो चीज़ें समझ में आई हैं कल यही चीज़ें कनेक्ट होंगी अगले टॉपिक पर, या इसी को जब मैं एक्सटेंड करूंगा, फिर परसों उसी टॉपिक को आगे और खींचूंगा। तो अगर आप कंटिन्यूसली बने रहेंगे तो जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, जो मैं कल पढ़ाऊंगा, जो मैं परसों पढ़ाऊंगा, ये चीजें कंपाइल होकर आगे आपको बड़े टॉपिक्स में मदद करेंगी। बट अगर ये बीच का बेस गायब हो गया ना, तो फिर समझ जाओ कि वो सीढ़ी वाला हिसाब है कि पहली सीढ़ी के बाद सीधा 5वीं सीढ़ी चढ़ना। हाँ भाई, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, फिर 5वीं आएगी। अब तुमने बीच की 3 सीढ़ियां गायब कर ली, कहां से चढ़ लोगे पहली सीढ़ी से सीधा। ठीक है, 1 की फेस वैल्यू क्या है सर? 1 की फेस वैल्यू 1 रहेगी। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू इज दैट नंबर ओनली। ठीक है वो नंबर कहां पर है वो मायने ही नहीं रखता। एग्जाम्पल में मैंने वही समझाया, घर पे तुम कलेक्टर बन जाओ, तुम कुछ भी बन जाओ, घर पे तो तुम ही रहोगे ना। मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम कलेक्टर बन रहे हो क्या बन रहे हो। ठीक है, तो जो तुम हो वो वही रहोगे। फेस वैल्यू इज दैट कि अगर 1 का फेस वैल्यू 1 ही रहेगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा। प्लेस वैल्यू चेंज होती है। इंसान के केस में भी ऐसा ही है ना, आप जो हो वो ही रहोगे।
घर के बाहर निकलोगे ना तब आपकी प्लेस के हिसाब से आपकी वैल्यू की जाएगी, दैट इज प्लेस वैल्यू। ठीक, कंपोजिट नंबर एक बार देख लो भैया, जिसको डाउट था कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर और कुछ नहीं है, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, 1 को छोड़ देना बस। अब देखो जब मैंने कहा था कि प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं जो जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो वैसे भी किसी नंबर के मिनिमम 1 फैक्टर हो सकता है, और ऐसा एक ही नंबर है जिसका 1 फैक्टर है। बाकी सभी नंबर्स के या तो 2 फैक्टर होंगे या 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो वो नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं वो कहलाएंगे प्राइम नंबर्स, और वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है वो कहलाएंगे कंपोजिट नंबर्स। 2 फैक्टर्स से ज्यादा होने का मतलब जो 1 और खुद के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाए। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, बीच में 2 से भी डिवाइड हो जाता है। 6 1 से, 2 से, 3 से, 6, इतने सारे नंबरों से डिवाइड होता है। ठीक है बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं जानता हूं आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी कितनी खास है और क्या महत्व रखती है। तो हम अपनी तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी नहीं करने वाले। मैंने इसीलिए कहा कि मैं सिलेबस कब कंप्लीट करूंगा, मेरा टारगेट वो कभी नहीं होने वाला। मेरा टारगेट होगा कि आप लोगों को समझ में आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 1 की प्लेस वैल्यू वुड बी 10th। जी हाँ, 1 की प्लेस वैल्यू यहां से समझ में आ जाएगी आपको। ये क्या है, 10 है ना, 1 की प्लेस वैल्यू 10 होगी, 1 की फेस वैल्यू 1 होगी। 3 की प्लेस वैल्यू भी 3 होगी और फेस वैल्यू भी 3 होगी। 4 की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू 4 होगी और 4 की प्लेस वैल्यू 4000 होगी। ठीक डेसिमल सिस्टम कुछ नहीं है, डेसिमल सिस्टम इज नथिंग न्यू या बहुत खतरनाक कुछ नहीं है। डेसिमल सिस्टम का सीधा सा मतलब है जहां पर 10 डिजिट्स का यूज हुआ है वो डेसिमल सिस्टम कहला रहा है। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स का यूज होता है, 0 एंड 1। जितने भी कोड्स लिखे जाते हैं वो बाइनरी सिस्टम में लिखे जाते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, रीजनिंग कब शुरू करेंगे, जब मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो रीजनिंग भी शुरू कर देंगे। अगर लगा कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है तो हो सकता है पैरेलल में भी शुरू कर दें। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं आपको आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। नहीं भी मिले हैं तो डोंट वरी, कल फिर में हम मिलने वाले हैं, तो वहां से भी हम लोग चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं सभी को मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी ठंडा हुआ होगा कि इतना टेंशन वाली बात भी नहीं है जितनी लग रही है। ठीक, तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, थैंक यू, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।